हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। आज 9 मई की एसएससी एमटीएस की सभी शिफ्टों में कौन कौन से सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्ट में अब आपको क्या पढ़कर जाना है उसका एक सटीक विश्लेषण करेंगे इस क्लास के अंदर। सारे सवालों को आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जो भी व्याख्या मैं करने वाला हूँ उसको आप नोट करके रखिएगा। 100% आज की क्लास से आपकी परीक्षा में आपको अगली शिफ्ट में 5 से 6 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे पूछे गए सवाल। दोस्तों सवाल पूछा गया कि अक्टूबर 2022 तक मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी। आप सब जानते हैं दोस्तों वर्तमान समय में हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। फिर होता है 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब का है? 1976 का है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके द्वारा हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, आपको ध्यान में रखना है। और मौलिक कर्तव्य इसका उल्लेख कौन से भाग में किया गया है? भाग 4A। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद होता है दोस्तों 86वां संविधान संशोधन। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002। इसके द्वारा हमारे संविधान के अंदर 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इतनी बातें आपको नोट करनी है। अब आपको कमेंट करके बताना है मौलिक अधिकार इसका उल्लेख कौन से भाग में किया गया है। इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि किस पहले संगीतकार को भारत रत्न प्राप्त हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आज आपकी परीक्षा में पूछा गया। लता मंगेशकर, आशा भोसले, सुब्बुलक्ष्मी, मोहम्मद रफ़ी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आशा भोसले। आपका ऑप्शन सुब्बुलक्ष्मी। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। सुब्बुलक्ष्मी दोस्तों ऐसी भारतीय संगीतकार थी जिनको भारत रत्न पहली बार में प्राप्त हुआ था। दोस्तों लता मंगेशकर जी को भी भारत रत्न प्राप्त हो चुका है 2001 में। इस सवाल को भी आपको ध्यान में रखना है। और लता मंगेशकर जी को दोस्तों स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। और इनको कहाँ का सर्वोच्च सम्मान मिला है? फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान होता है लीजन द ऑनर अवार्ड। ये दोस्तों किसको प्राप्त हो चुका है? लता मंगेशकर जी को प्राप्त हो चुका है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। इसको आप ध्यान में रखें। और दूसरा वाला किसको मिला है? ये दोस्तों आशा भोसले को मिला है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पहला लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार किसको मिला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है? आशा भोसले को। ये दोनों सवाल भी आपको ध्यान में रखने हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? विष्णु गुप्ता हैं, विष्णु शर्मा हैं, समुद्रगुप्त हैं या अश्व घोष हैं? दोस्तों आपको याद होगा अर्थशास्त्र इसके लेखक कौन है? विष्णुगुप्त। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। इन्हीं को दोस्तों चाणक्य के नाम से जानते हैं। चाणक्य, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण बनेगा आपकी परीक्षा को लेकर। समुद्रगुप्त इन्होंने दोस्तों कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? जल्दी से आपको कमेंट कर कर बताना है। समुद्रगुप्त के द्वारा कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि बांग्लादेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है। सवाल ऐसा पूछा गया है निम्नलिखित में से बांग्लादेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों आपको नोट करके रखना है बांग्लादेश की सीमा कौन से राज्य से नहीं लगती है? ये सिक्किम से नहीं लगती है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि जीएसटी बिल को कितने स्लैब में बांटा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था। जीएसटी से लेकर आज सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया। 4 प्रकार, 12 प्रकार, 8 प्रकार, 6 प्रकार। आपकी जानकारी के लिए बता दें जीएसटी बिल को कितने स्लैब में बांटा गया है? 4 प्रकार। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों जीएसटी की बात आई है तो आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको नोट कराता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। कैसा? ये एक अप्रत्यक्ष कर है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जीएसटी पूरे भारत में कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। इसके अलावा जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? 101वां संविधान संशोधन। 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे संबंधित है? जीएसटी से संबंधित है। अगर आपसे दोस्तों पूछ लिया जाए ये दोस्तों कौन सी समिति की सिफारिश पर हुआ था? विजय केलकर समिति। कौन सी? विजय केलकर समिति। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए जीएसटी का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? 246A। अगर आपसे पूछ लिया है जीएसटी काउंसिल इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? 279A।
मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको 279A। इन दोनों सवालों को भी आपको ध्यान में रखना है। अगर जीएसटी काउंसिल का दोस्तों आर्टिकल पूछेगा तो आपका जवाब होगा 279A, लेकिन केवल जीएसटी की बात कहेगा 246A। इतनी बातें आपको नोट करनी है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि कौन सा प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं बनता है। यह सवाल फिजिक्स का बहुत ही लल्लन टॉप सवाल पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। आभासी प्रतिबिंब है, अपसारी है, वास्तविक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। कौन सा प्रतिबिंब पर्दे के पीछे नहीं बनता है? आभासी। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि मुद्रा योजना में एम का क्या अर्थ है। कितना लल्लन टॉप सवाल है। माइक्रो, मॉनेटरी, म्यूचुअल, मिनी। तो आपको ध्यान में रखना है मुद्रा में दोस्तों एम का क्या मतलब है? माइक्रो। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों जल्दी से क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। और क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें जिनका भी SSC MTS का एग्जाम अभी बाकी है। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मंडल है पृथ्वी पर नहीं पाया जाता है। ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल है। दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रखना है ओजोन मंडल इसका सही आंसर होगा। अगर ऑप्शन में आपकी समताप मंडल दे रखा था, कौन सा? समताप मंडल है, तो वो आपका सही आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। आपको मैंने सुबह वाले शिफ्ट में बताया था क्षोभ मंडल है। दोस्तों ये किससे संबंधित होती है? जो मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती हैं ये सब क्षोभ मंडल में होती हैं। मध्य मंडल दोस्तों क्या है? सबसे ठंडी परत कौन सी है? मध्य मंडल में है। आयन मंडल में दोस्तों क्या होता है? जो रेडियो एक्टिविटी से संबंधित जितनी क्रियाएं होती हैं वो सबकी सब आयन मंडल में होती हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके कहने पर हुआ? डलहौजी, जनरल डायर, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिक। तो आप सबको पता 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। किसने कहने पर? जनरल डायर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों लॉर्ड कर्जन, इनके समय क्या होता? बंगाल विभाजन। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था, इसको आप ध्यान में रखें। 7 अगस्त 1905 इसको क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन चला था टाउन हॉल कोलकाता से। इतनी बातें आपको नोट करनी है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। कल की एनालिसिस में मैंने दोस्तों आपको सारे ये आंकड़े नोट कराए थे। आज आपकी परीक्षा में हूबहू सवाल पूछा गया है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो मैंने आपको कल ही बताया था 35 वर्ष। अगर आपको दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट बनना है, अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है, या आपको अगर दोस्तों गवर्नर बनना है, तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। अगर आपको दोस्तों राज्यसभा का मेंबर बनना है, किसका? राज्यसभा। अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है या आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आपकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि पांडवों ने अपनी राजधानी किसे बनाया। सरल सवाल था दोस्तों, किसको बनाया है? तो आप सबको पता है इंद्रप्रस्थ। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों वज्जी किसकी राजधानी थी? वैशाली की। वज्जी किसकी है? वैशाली की है। इस सवाल को आप ध्यान में रखें, आपकी परीक्षा में आपको ये सवाल देखने को मिल सकता है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहा गया है कि 2022 तक मालदीव की राजधानी क्या थी। कवरत्ती है, मस्कट है, माले है, अंकारा है। ये चारों राजधानियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड सवाल हैं। दोस्तों आपको बता दें 2022 तक मालदीव की राजधानी क्या थी? माले। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। इसके अलावा बात करते हैं कवरत्ती, ये किसकी राजधानी? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती। मस्कट किसकी राजधानी? ओमान। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। इसके अलावा अंकारा, ये दोस्तों तुर्की की राजधानी है। किसकी? तुर्की की। दोस्तों आप कंफ्यूज मत होइएगा, इस्तांबुल तुर्की की राजधानी नहीं है। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। अगर आपसे पूछ लिया जाए सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क। दोस्तों आप सबको पता है अभी तुर्की और सीरिया में कितनी ज़बरदस्त तरीके से भूकंप आया था, और दोस्तों तुर्की की मदद करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा दोस्तों ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन दोस्त। इसको भी आपको नोट करना है, सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
हमारा अगला सवाल पूछा गया कि संविधान को किस तिथि को स्वीकार किया गया। 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 22 जनवरी 1947, 13 दिसंबर 1946। ये चारों डेटें आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और इस सवाल को मैं कई बार आपको नोट करा चुका हूँ। संविधान को किस तिथि को स्वीकार किया गया था, तो आपको ध्यान में रखना है 26 नवंबर 1949। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और दोस्तों संविधान लागू कब हुआ था, तो आपको ध्यान में रखना है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। स्वीकार कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। अब आपको कमेंट करके बताना है कि हमारे संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था। पूरी समय आपको नोट करके बताना है कमेंट के अंदर। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। अगर आपसे पूछ लिया जाए 13 दिसंबर 1946 इसको क्या हुआ था, तो आपको ध्यान में रखना है प्रस्तावना। इसको दोस्तों पारित कब किया गया था, तो आपको ध्यान में रखना है 13 दिसंबर 1946 से। लेकिन दोस्तों प्रस्तावना को स्वीकार कब किया गया संविधान सभा के द्वारा, तो आपको ध्यान में रखना है 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया था। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। मैंने आपसे सवाल पूछा है कि संविधान को बनकर तैयार होने में कुल कितना समय लगा, इसकी जवाब आपको कमेंट कर बता देना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि छठ पूजा निम्नलिखित में से किस भगवान को समर्पित है। बहुत ही सिंपल सवाल है, तो आप सबको पता है छठ पूजा का संबंध किससे, भगवान सूर्य से है। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया था मोहिनी अट्टम ये दोस्तों किस भगवान से संबंधित है, तो आपको ध्यान में रखना है भगवान विष्णु। आपको याद होगा भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर नृत्य किया था, तो मोहिनी अट्टम का संबंध किससे, भगवान विष्णु। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया। यानी कि दोस्तों मंत्रालय पूछा गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, कृषि एवं किसान मंत्रालय, पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय। तो आपको ध्यान में रखना है मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, कृषि एवं किसान मंत्रालय। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों ऑप्शन में एक दो बातें आपको और बताता हूँ। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, अगर आपसे पूछ लिया जाए जीआई टैग दोस्तों जीआई टैग इसको कौन जारी करता है, तो आपको ध्यान में रखना है ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। अगर आपसे दोस्तों पूछ लिया जाए, आपको दोस्तों बताना है 16 जनवरी इसको कौन सा दिवस मनाते हैं, स्टार्टअप डे। 16 जनवरी को क्या मनाते हैं, स्टार्टअप डे। इसको दोस्तों ये किस मंत्रालय से संबंधित है, ये भी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। और ये सवाल एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, स्टार्टअप डे मनाते हैं। और दोस्तों किस मंत्रालय से संबंधित है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। जीआई टैग ये किससे संबंधित है, ये भी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। और जीआई टैग का अधिनियम कब का, 1999 का अधिनियम है। मैं आपको कई बार नोट करा चुका हूँ। और पहला जीआई टैग दोस्तों किसको दिया गया था, 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि गमेक स्पूत कहाँ पर स्थित है। बहुत ही अजीबोगरीब सवाल है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है गमेक स्पूत ये कहाँ पर स्थित है, ये सारनाथ में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं औरंगाबाद, इसका नया नाम बदलकर क्या हो चुका है, संभाजी नगर इसका नया नाम हो चुका है। इसको भी आपको नोट कर लेना है। बात करते हैं श्रावस्ती। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। इसको आप ध्यान में रखें। और पहला उपदेश कहाँ दिया था महात्मा बुद्ध ने, सारनाथ में। और पहले उपदेश को क्या कहते हैं, अभिधम्म चक्र कहा जाता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब आपको कमेंट कर बताना है महात्मा बुद्ध इनके दोस्तों गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है। आप सबको पता है इनके दोस्तों शरीर त्याग की घटना क्या कहलाती है, महापरिनिर्वाण। लेकिन दोस्तों इनके गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया सवाल है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था। उम्मीद करता हूं आपने इस सवाल को गलत नहीं किया होगा, क्योंकि मैंने 8 से 10 बार अब तक ये सवाल आपको बता चुका हूं। तराइन का प्रथम युद्ध ये किसके बीच में हुआ था, तो आप सबको पता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। और कब हुआ था, 1191 में हुआ था तराइन का पहला युद्ध। इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। फिर दोस्तों तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में होता है। इसमें क्या हुआ था, मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। तराइन का पहला युद्ध और दूसरा युद्ध आपको ध्यान में रखना है। बाबर और इब्राहिम लोदी इनके बीच में दोस्तों कौन सा युद्ध था, पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध कब का है,
1526। और दोस्तों बैरम खां तथा हेमू इनके बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। आप इसको एक बार रीचेक कर लेंगे खुद से, कब का है, 1556 का है पानीपत का दूसरा युद्ध। इसको आप खुद से एक बार रीचेक करेंगे, उसके बाद उस आंसर को आप ऑथेंटिक मानेंगे। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है? मेंडलीव को, जॉन डाल्टन को, नील बोहर को, मोजले को। तो आपको दोस्तों याद रखना है आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसको माना जाता है? ये मेंडलीव को माना जाता है। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव ने दोस्तों ये किस पर आधारित थी? परमाणु भार पर आधारित थी। परमाणु भार पर आधारित थी। ये सवाल महत्वपूर्ण है। मेंडलीव की जो आधुनिक आवर्त सारणी थी वो किस पर आधारित थी? परमाणु भार पर आधारित थी। उसके बाद मोजले ने दोस्तों इसमें संशोधन किया था, और जो मोजले की दोस्तों जो संशोधित आवर्त सारणी है वो दोस्तों किस पर आधारित थी? परमाणु क्रमांक इस पर आधारित है। ये दोनों सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए आपका ये कोई तत्व है, यहाँ पर दोस्तों ये x है, यहाँ पर ये मतलब मान लीजिए y है, तो दोस्तों ये y यानी कि जो दोस्तों ऊपर है वो क्या होगा? परमाणु भार, और जो दोस्तों ये नीचे होता है ये क्या होता है? परमाणु क्रमांक। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, यह सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि गुलाबो सपेरा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों इसकी या नृत्य शैली पूछी गई थी या नृत्य पूछा गया था, इसका कंफर्मेशन नहीं हो पाया है, तो आपको ध्यान में रखना है इसका संबंध छत्तीसगढ़ से है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं कर्नाटक। कर्नाटक से आपको याद रखना है यक्षगान। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक है। और आपको मैंने कल भी नोट कराया था उम्मक आर्ट और बोलक आर्ट। कौन सा दोस्तों? उम्मट आर्ट और बोलक आर्ट। इन दोनों बोलक आर्ट इन दोनों का संबंध कहाँ से? कर्नाटक से है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। झारखंड, यहाँ पर क्या मनाते हैं? सरहुल फेस्टिवल, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। मिजोरम, दोस्तों मैंने आपको नोट कराया था चाप चार कूट महोत्सव, ये कहाँ का है? मिजोरम का है। कौन सा? चाप चार कूट महोत्सव। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जी को फांसी कब दी गई थी? बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है। तो आप सबको पता है 5 मार्च 1931, 23 मार्च 1931, 12 मार्च 1930, 5 अप्रैल 1930। आपकी जानकारी के लिए बता दें सरदार भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु इनको फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, गांधी इरविन समझौता ये कब का है? 5 मार्च 1931। दोस्तों एनसीईआरटी की द्वारा दी गई डेट है ये 5 मार्च 1931 है। इसको आप ऑथेंटिक डेट मानेंगे, याद रखिएगा। दोस्तों बात करते हैं 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930। इसमें क्या हुआ था? दांडी यात्रा चली थी। कौन सी? दांडी यात्रा चली थी 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930। कहाँ से प्रारंभ हुई थी? साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुई थी। और किसके विरोध में? नमक कर के विरोध में हुई थी। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त कहाँ स्थित है? बच्चे को इसका आंसर पता होना चाहिए। ये कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे पूछ लिया जाए हिंद महासागर, दोस्तों हिंद महासागर में क्या है? मेडागास्कर किस महासागर में अवस्थित है? तो आपको ध्यान में रखना हिंद महासागर है। और ये सवाल एसएससी ने पूछा हुआ सवाल है प्रीवियस ईयर में। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? ये सवाल 2 से 3 बार अब तक एसएससी पूछ चुका है आपका एमटीएस में, तो आप सबको इसका जवाब रट गया होगा। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? न्यूजीलैंड में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसमें जीता कौन था? ऑस्ट्रेलिया। और किसको हराया था? ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए अंडर 19 T20 विश्व कप, अंडर 19 T20 महिला विश्व कप, इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पर हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। जीता कौन है? भारत इसका विजेता बना था। किसको हराया था? इंग्लैंड को। इसको भी आपको ध्यान में रखना, सवाल आने वाली शिफ्ट में आपसे पूछा जाएगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। मैंने अभी 2 से 3 दिन पहले ये सवाल आपको नोट कराया था। दोस्तों टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप सबको पता है ऑक्जेलिक अम्ल। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बातें करते हैं। फार्मिक अम्ल ये किसमें पाया जाता है? लाल चींटी में।
लाल चींटी में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। इसके अलावा लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। जहां पर लैक्ट वर्ड आ जाए वहां पर आप समझ लीजिए दूध से संबंधित है। सिट्रिक अम्ल ये दोस्तों किसके अंदर पाया जाता है? नींबू में, नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। दोस्तों अगर आपसे पूछ ले टार्टरिक, कौन सा दोस्तों? टार्टरिक अम्ल ये किस में पाया जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है इमली में, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल ये किस में पाया जाता है? सिरका में। ये सब सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। अगर आपसे पूछ ले रहा है मैलिक अम्ल ये किस में पाया जाता है? ये दोस्तों सेब में पाया जाता है। किसके अंदर? ये सेब में पाया जाता है। इतनी सवाल आपको याद रखने हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि रामपुरवा बैल कहाँ रखा गया है? राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन, पार्लियामेंट। तो आपको ध्यान में रखना है रामपुरवा बैल ये दोस्तों कहाँ पर रखा है? राष्ट्रपति भवन में। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 इसका आयोजन कहाँ होगा? भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान। तो आप सबको पता है पुरुष वर्ल्ड कप 2023 इसका आयोजन कहाँ पर होने वाला है? अपने भारत देश में इसका आयोजन होगा। अपना भारत देश इसका मेजबान देश होगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे दोस्तों अगला सवाल पूछा गया कि पहला ग्रैमी अवार्ड किस प्रथम भारतीय को दिया गया? पंडित बिरजू महाराज, रविशंकर, बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन। तो आप सबको पता है ये दोस्तों किसको दिया गया था? तो आपको नोट करना है पंडित रविशंकर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। पंडित बिरजू महाराज इनका संबंध किससे है? तो आपको पता है ये दोस्तों कत्थक से संबंधित है। और कत्थक कहाँ का नृत्य है? उत्तर भारत का है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, सवाल महत्वपूर्ण बनेगा। और दोस्तों बालकृष्ण दोषी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये दोस्तों एकमात्र भारतीय जिनको प्रतिजर अवार्ड मिला था। कौन सा? प्रतिजर पुरस्कार मिला। और किससे संबंधित है? वास्तुकला से संबंधित है। एकमात्र भारतीय जिनको दोस्तों प्रतिजर पुरस्कार मिला है वास्तुकला का 2014 में। ये सवाल आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आने वाली शिफ्टों में ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों रॉयल गोल्ड मेडल ये भी बालकृष्ण दोषी को मिला है। और 2022 के अंदर इनको पद्म विभूषण पुरस्कार द्वारा भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों 6 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है, आपको ध्यान में रखना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि सरकार द्वारा गर्भपात की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? करंट अफेयर का सवाल है, लल्लन टॉप सवाल पूछा गया है। 18 से 20 माह, 20 से 22 माह, 20 से 24 माह या 22 से 24 माह। तो आपको ध्यान में रखना है सरकार के द्वारा गर्भपात की अवधि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 20 से 24 माह। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि भारतीय मानक देशांतर रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उपरोक्त सभी। दोस्तों आपको बता दें भारत मानक समय देशांतर रेखा ये किस राज्य से होकर गुजरती है? तो आपको ध्यान में रखना है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना था। दोस्तों इन 5 राज्यों में से अगर कोई भी राज्य आपके ऑप्शन में हुआ है तो आप वही आपका सही आंसर होगा। आपको ध्यान में रखना है छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, और एक है दोस्तों मध्य प्रदेश से। इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारतीय मानक देशांतर रेखा मध्य प्रदेश से। इसको आप ध्यान में रखें, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, अब तक कई बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है। अब आपको कमेंट करके बताना है कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। केवल आपको राज्य के नाम नहीं बताने, कितने राज्यों से होकर गुजरती है। आपके दोस्तों ऑप्शन है 6, 8, 10 और 12। आपको कमेंट कर इसका आंसर बताना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा ये दोस्तों सुबह वाली शिफ्ट के सारे सवाल फिर से आ गए। ये दोस्तों दूसरी और तीसरी शिफ्ट में इतने सवाल आपके पूछे गए थे। आप देख सकते हैं कितने सवाल हैं, 28 सवाल मेरे पास, मैंने आपको नोट करा दिए। ये दोस्तों सुबह वाले सवाल हैं। अगर आपने सुबह वाला एनालिसिस ना देखा हो उसको आप देख लीजिएगा। 100% आपकी परीक्षा में वहाँ से 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। आइए दोस्तों एक बार फिर से इन पर फटाफट निगाह मार लेते हैं। दोस्तों म्यांमार की सीमा किसके साथ नहीं लगती? तो मैंने आपको सुबह ही बता दिया है, सिक्किम के साथ नहीं लगती है। बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में किस समाज की स्थापना की थी? तो मैंने आपको बताया था प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। किसकी की थी? प्रार्थना समाज की। और दोस्तों कब की थी? 1867 में। कहाँ का समाज है? मुंबई का समाज है। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? राजा राम मोहन राय। कब की है? 1828 में। आर्य समाज की स्थापना कब हुई है? 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। सत्यशोधक समाज इसकी स्थापना किसने की है? तो आपको ध्यान में रखना है महात्मा ज्योतिबा फुले। दोस्तों एक सवाल 1897 इसमें दोस्तों किसकी स्थापना हुई? रामकिशन मिशन किसने की है? स्वामी विवेकानंद जी ने की है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
हमारा अगला सवाल पूछा गया कि महाराष्ट्र से संबंधित नृत्य है, तो आप सबको पता है लावणी और तमाशा ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है, तो आप सबको पता है लोकसभा अध्यक्ष। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों अगर आपको मैंने सुबह सवाल बताया था आपको कि ज्वाइंट सिटिंग, इसका उल्लेख किसमें? आर्टिकल 108 के अंदर है ज्वाइंट सिटिंग। इसको बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन इसको दोस्तों इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। उसमें उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेता है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो मैंने आपको सुबह बताया था पहला कौन सा? उत्तर प्रदेश। दूसरा कौन सा है? महाराष्ट्र। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सरस्वती सेन का संबंध, दोस्तों सरस्वती सेन का संबंध किस नृत्य से है? ये दोस्तों कथक से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों कहाँ के हैं? केरल के हैं। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है, तमिलनाडु। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। कमेंट करके बताइए सत्रिया ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया था लवलीना बोरगोहन का संबंध किस खेल से है, तो मैंने आपको बताया था ये दोस्तों मुक्केबाजी से संबंधित है, बॉक्सिंग से। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब होगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया था कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो मैंने आपको बताया था मध्यमंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। मध्यमंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीसोस्फीयर। कौन सा दोस्तों? मीसोस्फीयर। समताप मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। इसमें दोस्तों वायुयान का संचालन होता है समताप मंडल में। और ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। अब दोस्तों आपको बताना है 1987 में क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ये किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। अब आपको कमेंट करके बताना है ओजोन परत संरक्षण दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि पीएम जनधन योजना में सर्वाधिक खाते किस राज्य में खोले गए, तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खाते खोले गए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया था कि तुजुक ए जहांगीरी के लेखक कौन है? सुबह मैंने आपको बताया था इसका सही आंसर क्या होगा? जहांगीर। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। इब्न बतूता इनकी एक पुस्तक कौन सी बताई थी मैंने आपको? रहेला। हर्षवर्धन इनकी एक दोस्तों क्या थी? आपको रत्नावली किसकी है? हर्षवर्धन की है। किसकी? हर्षवर्धन की है रत्नावली। ह्वेन सांग इनकी एक पुस्तक मैंने आपको बताई थी सी यू की। ये किसकी पुस्तक है? ह्वेन सांग की पुस्तक है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया था कि इन द आफ्टर ऑफ टाइम ये किसकी आत्मकथा है, तो मैंने सुबह बताया था आपको हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट कर लें। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो आपको मैंने सुबह बताया था ये उत्तराखंड में स्थित है और इसका नया नाम क्या हो चुका है? रामगंगा नेशनल पार्क। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और राजाजी नेशनल पार्क ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये भी उत्तराखंड में ही स्थित है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया था कि वर्ल्ड वाटर चैंपियंस चेस टूर्नामेंट 2022 का विजेता कौन है, तो आपको मैंने बताया था मैग्नस कार्लसन। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों ये सारे सवाल आप नोट करके रखिएगा, आने वाली सारी शिफ्टों में आपसे यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। अपने दोस्तों तक क्लास को आज जरूर शेयर कर दें। सारे सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए बहुत ही मेहनत कर इकट्ठे किए गए हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि विश्व स्तर पर सिलिकॉन वैली कहाँ पाई जाती है, तो सुबह मैंने आपको बताया था न्यूयॉर्क में पाई जाती है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आपको कमेंट करके बताना न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है, इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया था कि आगरा में शीश महल का निर्माण किसने कराया था, तो सुबह हमने डिस्कस किया था शाहजहां के द्वारा कराया गया था। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इल्तुतमिश ने क्या करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बुलंद दरवाजा दोस्तों किसके द्वारा बनवाया गया है? अकबर के द्वारा। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि जगजीत सिंह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो सुबह हमने डिस्कस किया था गजल गायकी। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
मकर संक्रांति को माघ साजी कहाँ कहते हैं? तो सुबह हमने डिस्कस किया था हिमाचल प्रदेश में इसको माघ साजी कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। गुजरात में क्या कहते हैं? उत्तरायण। तमिलनाडु में क्या कहते हैं? पोंगल। असम में क्या कहते हैं? बिहू दोस्तों। और उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं? खिचड़ी मेला कहते हैं, आपको याद होगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया था कि समानता, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा टाइपिंग एरर था, इसको आप ठीक कर लेना। क्या था दोस्तों? समान नागरिक संहिता। ये दोस्तों कौन से आर्टिकल से संबंधित है? तो आपको पता है आर्टिकल 44 है। और समान नागरिक कोड दोस्तों कहाँ पर लागू है? ये दोस्तों एकमात्र राज्य है गोवा, इसके अंदर लागू है। बात करते हैं आर्टिकल 44, यह किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 53 में क्या है? उसकी कार्यकालिका की शक्ति होगी। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया था कि आर्द्रता को मापने हेतु किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हमने सुबह डिस्कस किया था हाइग्रोमीटर। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता का मापन करते हैं। बैरोमीटर के द्वारा दोस्तों क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब। पायरोमीटर के द्वारा क्या मापते हैं? दूर स्थित किसी वस्तु का उच्च ताप। फेदोमीटर के द्वारा मापते हैं गहराई को मापते हैं। एपिग्राफी, इसका संबंध दोस्तों मैंने आपको किससे बताया था? दोस्तों अभिलेखों के अध्ययन से बताया था। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा आखिरी सवाल दोस्तों था कि परिवार न्यायालय विधेयक से संबंधित राज्य कौन सा? हिमाचल प्रदेश से नागालैंड। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। नागालैंड दोस्तों आपको याद होगा हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? नागालैंड से संबंधित है। वर्तमान में नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन बने? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर देना है। दोस्तों ये थे आज के एसएससी एमटीएस की सभी शिफ्टों के सवाल। कैसा लगा आज का एनालिसिस? कमेंट कर कर आप जरूर बताइएगा। अगर आपको क्लास पसंद आई है, हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो क्लास को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखिए।